संघर्ष के पथ पर जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, सभी बच्चों का स्वागत है। काफी समय से बच्चों की एक डिमांड थी कि सर एक धांसू वोकेबलरी की क्लास लेके आइए जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो या डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे एग्जाम कैसा भी हो, सभी एग्जाम्स में वोकेबलरी जरूर आती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत शॉर्ट टाइम में आप मार्क्स को बहुत अच्छे से गेन करते हो। अब वोकेबलरी याद करने के सिंपल तरीका है जो मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूं। पहला तरीका कि आप किसी भी वर्ड को या तो उसको बार बार उसको रिवाइज करें, एक से ज्यादा बार, दिन में कई बार उसको रिवाइज करें, 2 से 3 बार, तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठता जाएगा और आपको याद होता जाएगा। या फिर इसका एक और तरीका है, यह है कि आप उस वर्ड को किसी चीज से जोड़ दीजिए, लिंक कर दीजिए, और जब उसको जोड़ देंगे आप तो वो स्वतः अपने आप आपका दिमाग उस वर्ड को कैच कर लेगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और उसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। 1-2 बार टाइम शेड्यूल बैठाइए कि हाँ उसको रिवाइज करना है। अब सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करो, बीच में नहीं रोकनी है। बीच में कुछ दिन का गैप आ गया था लेकिन अब पढ़ाई कंटिन्यू करनी है बच्चों। लॉकडाउन कब खुलेगा, कब से कोचिंग चालू होंगी, अभी कुछ नहीं पता है, इसलिए अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन ही कंटिन्यू करें और ऑनलाइन ही पढ़ते रहें। समय को बिल्कुल व्यर्थ या बर्बाद नहीं करना है। कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी कोई काम आता है ना तो ही अपने समय को कहीं और लगाइए, वरना अपना पूरा समय अपनी पढ़ाई पे देने का प्रयास करें आप। जैसे पीएम मोदी जी ने कहा था कि भाई कोरोना से लड़ाई करने में कोई ढिलाई नहीं, ऐसे ही पढ़ाई में भी कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो चाहे एग्जाम आपका चाहे 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, हफ्ते भर बाद हो, 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, कभी भी हो, आपके वो एग्जाम में काम आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और मेरा आपसे बच्चों वादा है, मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, चाहे वो वोकैबुलरी पढ़ाऊं चाहे वो ग्रामर पढ़ाऊं, उसमें से 100% आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस आएंगे। अभी डिफेंस के एग्जाम अभी खत्म हुए हैं और उनमें मैंने जो वोकैबुलरी पढ़ाई थी और जो ग्रामर पढ़ाई थी ना, उसमें से 100% क्वेश्चंस आए, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आए हुबहू जैसे पढ़ाए हैं। ये जो भी हम आपको मटेरियल देते हैं पढ़ने के लिए बच्चों, ये सब कुछ रिसर्च किया हुआ मटेरियल है। बहुत अच्छे से स्टडी करके फिर आपके लिए मैं लेके आता हूं ताकि आपको कम समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स और वोकैबुलरी और ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखोगे जो एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब आज का पहला वर्ड देखिए क्या है बच्चों। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है रैशनल, RATIONAL, रैशनल। अब इस रैशनल को मैंने आपको बताया कि वर्ड्स को याद करने के 2 तरीके हैं। या तो वर्ड्स को आप कीजिए क्या, रिवाइज, बार बार रिवाइज कीजिए, दिन में 2-3 बार रिवाइज करिए तो ऑटोमेटिक वो वर्ड याद हो जाएगा। या फिर एक और तरीका, उस वर्ड को किसी चीज से जोड़ दीजिए, लिंक कर दीजिए, तो वो माइंड आपको उस वर्ड को कैच करेगा और हमेशा यहां रहेगा। मेन है यहां पे वो वर्ड होना चाहिए। कहां पर? यहां, कि जब आप एग्जाम में बैठो तो एग्जाम के वक्त वो तुरंत यहां से निकले और उसका आंसर तुरंत निकल के आपके सामने आ जाए। चलिए इस वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं। रैशनल, इसमें अगर मैं देखूं तो इस वर्ड के अंदर राशन छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? राशन। देख सकते हैं आप, RATION, राशन। राशन घर में जो हम खाते हैं वो वाला राशन की बात कर रहा हूं। घर में राशन कौन लाता है बताइए? जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे समझदार व्यक्ति होगा वही तो घर में राशन लाता है। तो राशन कौन लाता है? जो समझदार व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा, वो राशन लाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? राशन को जोड़ दीजिए राशन से, यानी रैशनल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ समझदारी से भरा हुआ। किससे? समझदारी से भरा हुआ, बुद्धिमानी से भरा हुआ व्यक्ति ही क्या लाता है? घर में राशन लाता है। तो राशन लाने वाला कौन होता है? समझदार, बुद्धिमान। तो रैशनल का मतलब क्या हुआ? समझदार, बुद्धिमान। क्या हुआ? समझदार या फिर बुद्धिमान भी कह सकते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स होंगे, एक तो होगा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब बच्चों PRUDENT, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति। या फिर आप कह सकते हैं जुडिशियस। क्या कह सकते हैं? जुडिशियस।
तो प्रूडेंट एंड जुडिशियस, इसके दोनों इसके सिनोनिम्स बन गए। कैसे याद किया हमने? रैशनल, राशन लाने वाला व्यक्ति क्या होता है? समझदार होता है। तो इससे हम वो जो वर्ड है ना, उस वर्ड को हमारे माइंड ने कैच कर लिया। अब वो आपको हमेशा याद रहेगा। मैं आपको पक्का कह सकता हूं कि आप इस वर्ड को नहीं भूलोगे कि राशन घर में कौन लाता है, सबको पता है। चलिए अब अगले वर्ड पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेकंड, माइजरली। अब माइजरली का मतलब हो सकता है आपको पता हो, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं। माइजरली को याद कैसे करना है? माइजरली को भी ऐसे ही किसी चीज से लिंक करो और उसको याद करो। कैसे? जैसे माइजर, इसको पढ़ो माइजर। अच्छा जो माई किसको बोलते हैं? माई, जो बूढ़ी महिला होती है ना, जो बूढ़ी महिला होती है उनको कई बार हम माई बोलते हैं, ए माई। तो माइजर, अब जर, तो इसमें इसको हम ऐसे करेंगे, यहां पे बोलेंगे माई, लिंक वर्ड है हमारा ये, और यहां पे जर। जैसे यहां पर लिंक वर्ड क्या था हमारा? राशन। तो यहां पर जो हमारा लिंक वर्ड है, लिंक वर्ड का मतलब जिस वर्ड से हम इसको जोड़ रहे हैं, माइजर। अब माई जो होती है ना, वो जरा सा नमक डालती है सब्जी में, जरा सा ही नमक डालती है सब्जी में। यानी माई बहुत कंजूस है। क्या है? माई बहुत कंजूस है, क्योंकि सब्जी में जरा सा नमक डालती है, ज्यादा नहीं, ताकि खर्चा नहीं हो। तो माइजर, माई जरा सा नमक डालती है सब्जी में, ऐसी एक कहानी बनाएंगे हम और उससे वर्ड याद हो जाएगा। इसके सिनोनिम क्या होंगे और इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब हुआ कंजूस। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे, पहला वर्ड है मेरे पास निगार्डली। क्या होगा? निगार्डली। ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, निगार्डली, NIGGARDLY। और इसका दूसरा वर्ड क्या होगा हमारे पास? FRUGAL, फ्रूगल। तो निगार्डली और फ्रूगल का मतलब क्या हुआ? कंजूस। तो कैसे याद किया? माइजर, माइजर, माई जरा सा नमक डालती है सब्जी में क्योंकि वो कंजूस है। चलिए अब दो वर्ड हो गए हमारे पास। पहला वर्ड क्या था? राशन, याद रहेगा राशन से। दूसरा वर्ड क्या हमारा? माइजरली, माई जरा सा नमक डालती है, उससे याद रहेगा। अब तीसरा वर्ड भी हम ऐसे याद करते हैं। देखिए अब ये जो सिनोनिम्स है ना, ये भी आपको याद करने, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हमारा थर्ड वर्ड देखिए हमारा क्या है। अगला वर्ड है बच्चों जैडेड। क्या है? या तो इसको बोल दो आप जैडेड या बोल दो आप जाडेड, कुछ भी बोल सकते हो आप। सिनोनिम्स जो वर्ड होते हैं ना एग्जाम में, आपसे कभी भी प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछता। सबसे अच्छी बात यह है, द एग्जामिनर नेवर आस्क्स यू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। केवल आपसे इतना पूछा जाता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। समझे आप? उस वर्ड का मीनिंग। तो इसका मीनिंग कैसे याद करेंगे? देखो, इसको जाडे से जोड़ दो। जाडे, जाडे का मतलब जानते हो? जाड़ा। जैसे बहुत ही जो लोकल लैंग्वेज होती है, जाड़ा का मतलब क्या होता है? जाड़ा का मतलब होता है सर्दी। क्या होती है? सर्दियां, यानी विंटर्स। तो जाड़े में क्या होता है? याद करो, जाड़े में बहुत ठंड पड़ती है और ठंड की वजह से हम बाहर नहीं निकलते, घर में ही रहते हैं। इसको कैसे कहानी बनाओगे ताकि इसका मीनिंग याद हो जाए? इसका कहानी बनाने का तरीका देखो, यह है कि जाड़े में आदमी काम करने से जल्दी थक जाता है। क्यों? क्योंकि ठंड होती है। देखो आपको पता है, सर्दियों में अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी चोट लग जाए, आपको मालूम है कहीं भी थोड़ी सी चोट लग जाए तो बहुत दर्द होता है उसमें। कहीं भी पैरों में लग जाए, कहीं भी, काफी देर तक दर्द होता रहता है, क्योंकि स्किन जो हमारी होता है, ब्लड वगैरह स्किन सब टाइट हो जाता है सर्दियों में। तो जब भी चोट लगेगी तब पेन होगा। तो जाड़े में आदमी क्या होता है, आप ऐसे याद रखो, जाड़े में आदमी जल्दी थक जाता है, जल्दी थक जाता है। तो जैडेड का मतलब क्या हुआ? जैडेड का मतलब हुआ थका हुआ या थका मांदा। क्या हुआ? थका मांदा, जो बहुत ही थक जाता है, थका मांदा हो जाता है, उसको बोलते हैं हम। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा एनर्वेटेड। क्या होगा? एनर्वेटेड। एनर्वेटेड मतलब थका मांदा, बहुत ज्यादा थक गए, बहुत ज्यादा लेजी हो गया है थकने की वजह से। या फिर मैं कह सकता हूं स्लगिश। क्या कह सकता हूं मैं? स्लगिश। स्लगिश का मतलब भी थका मांदा होता है। या मैं कह सकता हूं लेथार्जिक, LETHARGIC, लेथार्जिक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों। जो सिनोनिम्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि जो सर मेन वर्ड लिखवा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट, नहीं, ऐसा नहीं है। सिनोनिम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने ये देखा है बच्चों कई बार कि सिनोनिम्स जो होते हैं ना किसी वर्ड के, उनमें से ज्यादा वर्ड्स आ जाते हैं। लिखते रहो, लिखना शुरू कर दो। नहीं लिखा तो अपनी नोटबुक निकाल लो और अपना पेन निकाल लो और लिखना शुरू कर दो सुंदर सुंदर अक्षरों में। एनर्वेटेड, स्लगिश और लेथार्जिक, तीनों इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा? देखो, एलिविएट।
लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड एलिविएट। इसको भी हम ऐसे ही याद करेंगे जैसे ऊपर वाले याद किए थे हमने। इसको जोड़ते हैं, एली से अली बनाते हैं, और विएट का बनाते हैं विटामिन्स। क्या बनाते हैं? विटामिन्स। चलो इसकी एक कहानी बनाते हैं और कहानी से इस वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं। अली नाम का एक लड़का है जो विटामिन्स खाए उसने। अली ने क्या खाए? विटामिन्स। अली विएट, अली ने विटामिन्स खाए और विटामिन्स खाने से उसकी बॉडी में जो कमी थी किसी चीज की, थक जाता था वो, तो विटामिन्स खाने से उसकी बॉडी में थकावट और पेन ये कम होने लग गया। क्या हो गया? कम होने लग गया। कहीं पर उसकी बॉडी में अगर दर्द था तो वो भी कम हुआ। तो इसका एलिविएट का मीनिंग क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ किसी दर्द को या किसी पेन को कम करना। क्या होता है? कम करना। इसका अर्थ होता है कम करना, यानी कि, लेकिन किस चीज को? पेन को। किसी पेन को कम करना, किसी दर्द को कम करना इज कॉल्ड एलिविएट। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स देखो, एक तो सिनोनिम है इसका मिटिगेट। क्या होता है? मिटिगेट। मेरे साथ दोबारा एक बार रिपीट करो, मिटिगेट, एलिविएट, मिटिगेट। और इसका अगला सिनोनिम होगा एले, ALLAY, एले। आपको पता है जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको मनाने के लिए हम कई बार ऐसे बोलते हैं एले एले एले। तो वो क्यों बोलते हैं? ताकि वो चुप हो जाए, ताकि उसको जो दर्द हो रहा है, वो रो रहा है, उसको थोड़ी राहत मिले। तो इसका मतलब कम करना भी होता है, या किसी को अपन ये कह सकते हैं कि इसका मतलब शांत करना भी होता है। किसी को शांत करना, इसको मिटिगेट, एले। और एक वर्ड और है इसके लिए, एसुएज। क्या वर्ड है? एसुएज, ASSUAGE, एसुएज ना। अगला वर्ड इसके लिए बच्चों मॉलिफाई, MOLLIFY। मॉलिफाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको लिख लेना, याद कर लेना, MOLLIFY, मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी को जैसे किसी को बहुत ज्यादा पेन है बॉडी में और आप उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं, उसको मसलते हैं, तो उससे वो धीरे 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 उसका क्या होने लगता है? पेन कम होने लगता है, तो उसको मॉलिफाई कहते हैं। या मैं कह सकता हूं कि आप उसे सूद करते हैं। सूद मतलब आराम देते हैं। आप बहुत ज्यादा कभी थक जाते हो तो आप क्या करते हो? आप, कुछ लोग अपने पसंदीदा म्यूजिक सुनते हैं। क्या सुनते हैं? जो उनका फेवरेट म्यूजिक होता है, गाना होता है, उसको सुनते हैं। और उससे क्या होता है? उनका जो थकावट है, माइंड की थकावट है, फिजिकल थकावट है, वो दूर हो जाती है। तो वो म्यूजिक क्या करता है? उनके माइंड को, उनके बॉडी को सूद करता है। क्या करता है? शांत करता है, उनके दर्द को कम करता है। तो एलिविएट, अली ने विटामिन्स खाए जिसकी वजह से उसका पेन क्या हुआ? कम हुआ। उसका पेन क्या हुआ? शांत हुआ। और मिटिगेट हुआ, एले हुआ, एसुएज हुआ, मॉलिफाई हुआ और सूद हुआ। तो हमने कितने वर्ड्स याद कर लिए? वी हैव डन 4 वर्ड्स एंड उसके सिनोनिम्स। 4 वर्ड्स और उसके सिनोनिम्स। आज मेरी कोशिश होगी बच्चों, आई एम गिविंग यू 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। रिमेंबर इट, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रहा हूं मैं आज आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वर्ड्स को पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड्स। अगला वर्ड है फिफ्थ। देखिए क्या है ये वर्ड है फिफ्थ, और वर्ड है पीविश। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पीविश और इसको याद कैसे करेंगे। फिर से इसको बिल्कुल वैसे ही याद करना है। पीविश, पीविश। देखिए क्या लिखा है, पी मतलब पीना, और विश, विश अगर आप जानते हैं तो विश का मतलब क्या होता है? विश का मतलब होता है जहर। विश, पी विश, पी जहर, पी जहर। इसको ऐसे याद रखो, पी जहर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ चिड़चिड़ा, चिड़ या चिड़ा, चिड़चिड़ा। अब चिड़चिड़ा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो जैसे आप कभी भी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे लिंक करके? पी विश, पी मतलब पीले, विश जहर, जहर पीले। अब मुझे ये बताओ आप, क्या जहर पीने से व्यक्ति प्रसन्न होगा? मजा आ गया। या फिर उसको वो, वैसे तो विष पीने से वो ऊपर ही निकल लेगा, लेकिन यहां पर हम पॉजिटिव हैं कि ऊपर नहीं निकलेगा वो। हम इतना सोच रहे हैं कि वो ऊपर नहीं, वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाए, गुस्से में आ जाएगा कि मुझे क्या पिला दिया, चाय देने के लिए कहा था मुझे, लेकिन ये क्या दे दिया? वी पी विष, विष पीते ही वो चिड़चिड़ा हो गया। अब पी विष से इसको याद रखो। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इरिटेबल,
यानी ऐसा व्यक्ति जिसको इरिटेट किया जा सके, जिसको गुस्सा दिलाया जा सके, उसको बोलते हैं इरिटेबल। या मैं कह सकता हूं पेटुलेंट। क्या कह सकते हैं? पेटुलेंट। आप इसको भी ऐसे याद करो, पेटू। जो पेटू आदमी होता है, अगर वो पेट के बल लेटेगा तो नहीं लेटा जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उससे लेटा ही नहीं जा रहा क्योंकि पेट ज्यादा है उसका। तो पेटुलेंट एंड इरिटेबल। और अगला वर्ड इसके लिए मैं कह सकता हूं एंग्री। क्या कह सकता हूं मैं? एंग्री, गुस्से में है। या फिर मैं कह सकता हूं कोलेरिक। बहुत अच्छा वर्ड है कोलेरिक, इज अ वेरी गुड वर्ड बच्चों, CHOLERIC। कोलेरिक इज अ वेरी वेरी गुड वर्ड। इरिटेबल, पेटुलेंट, एंग्री एंड कोलेरिक। तो पीविश का मतलब क्या हुआ? पीविश का अर्थ हुआ चिड़चिड़ा, गुस्से में हो जाना, कभी भी किसी बात पर चिढ़ जाना, इसको पीविश। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड यानी सिक्स्थ वर्ड की ओर। और सिक्स्थ वर्ड है डिसेंडेंट। DESCENDANT। ना डिसेंडेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सन। ऐसे एक पीढ़ी चल रही आ रही होती है। जैसे मैं किसी का सन हूं, मेरे फादर हैं, फिर उनके भी फादर हैं जो मेरे ग्रैंडफादर लगते हैं। तो मैं जो हूं ना, मैं अपने फादर का डिसेंडेंट हूं। क्या हूं? डिसेंडेंट, यानी अग्रज। क्या होता है? अग्रज। देखो, पूर्वज किसको कहते हैं? जो हमसे पहले हुए। और अग्रज किसको कहेंगे? जो हमसे अभी आगे पैदा होंगे, हमसे आगे आने वाले। तो मैं अग्रज हूं अपने फादर का, और मेरे जो फादर हैं वो अग्रज है किसके? ग्रैंडफादर के। तो मैं अपने पिता का डिसेंडेंट हूं। डिसेंडेंट का मतलब क्या हुआ? अग्रज हुआ। जैसे पूर्वज होता है, पूर्वज का अपोजिट क्या होता है? अग्रज। मैं अपने पिता का अग्रज यानी डिसेंडेंट, और मेरे पिता मेरे ग्रैंडफादर के अग्रज यानी डिसेंडेंट। तो डिसेंडेंट कौन हुआ? हमारा अग्रज, या हमारा कह सकते हैं हमारा उत्तराधिकारी। हमारे बाद सब कुछ इस जायदाद को संभालने वाला जो होगा वो कौन है? अग्रज, डिसेंडेंट होगा। तो इसका सिनोनिम हम कैसे याद करेंगे? देखिए, एक तो इसका सिनोनिम होता है सक्सेसर। बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसर मतलब हमसे आगे आने वाला। जैसे बाबर को आप सभी जानते हैं, एक राजा था जिसने हिंदुस्तान पे राज किया था। तो बाबर का सक्सेसर कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का सक्सेसर कौन था? अकबर। तो डिसेंडेंट और सक्सेसर दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। या मैं कह सकता हूं एयर, HEIR। या मैं कह सकता हूं सायन, SCION। या मैं कह सकता हूं ऑफ स्प्रिंग। क्या कह सकता हूं? ऑफ स्प्रिंग। तो या तो ऑफ स्प्रिंग बोल दूं, या सायन बोल दूं, या फिर एयर बोल दूं, या सक्सेसर बोल दूं, एक ही बात है। तो डिसेंडेंट कौन हुआ? हमसे जो आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी, उससे हम बोलते हैं डिसेंडेंट। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेवंथ वर्ड की ओर। द सेवंथ वर्ड इज अपीज। APPEASE। अपीज का मतलब क्या हुआ? चलिए इसको भी कैसे याद करते हैं। अपीज का मतलब होता है किसी को खुश करना, किसी को खुश करना या उसे शांत करना। अब कैसे याद करेंगे इसको? देखिए, इसको एप्पल से याद करो। किससे? APP लिखा हुआ शुरुआत में। एप्पल की शुरुआत में भी क्या आता? APP। तो अब कोई व्यक्ति अगर आपसे नाराज है, ठीक है, और आपसे बहुत ही मतलब आपसे खफा है, तो आप उसको एक एप्पल दे दो। क्या दे दो? एप्पल, रेड कलर का एप्पल दे दीजिए आप उसको, या आप कुछ और भी दे सकते हैं। एक एप्पल एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को खिलाओगे ना, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो खुश हो जाएगा, शांत हो जाएगा, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और बिल्कुल खुश। तो अपीज को एप्पल से याद रखो। किससे? एप्पल। एप्पल का मतलब सेब। किसी को भी एप्पल दोगे तो अपीज होगा। एप्पल देने से अपीज होगा, यानी वो खुश होगा या शांत होगा, उसको शांत कर रहे हो आप। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे, एक तो होगा पेसिफाई। क्या होगा? पेसिफाई। दूसरा होगा प्लेकेट, PLACATE, प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब भी किसी को खुश करना। और इसका होगा एक और सिनोनिम, कॉन्सिलिएट। क्या होगा? कॉन्सिलिएट, CONCILIATE। कॉन्सिलिएट का मतलब भी किसी को खुश करना या किसी को शांत करना। तो अपीज को किससे याद किया हमने? एप्पल से याद किया। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? अग्रज, जो हमारे आगे आने वाले हैं। और विष पीने से चिड़चिड़ा हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और वो है, नेक्स्ट वर्ड है 8th, एंड दैट इज कन्फाइन। क्या होता है? कन्फाइन। अच्छा, कन्फाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको मैं समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा।
कोरोना हुआ, कोरोना वायरस फैला, चारों दुनिया में फैला। उसके बाद क्या हुआ, उसकी कहानी आप अच्छे से जानते हो। लास्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था, पिछले, इससे पहले वाले लॉकडाउन में क्या हुआ था, उसमें यह हुआ था कि सभी को घर के अंदर रहने के लिए कहा था, घर से बाहर नहीं निकलोगे। और उसके लिए कि जो घर से बाहर निकलेगा उसके लिए पुलिस वालों को खड़ा कर दिया था ना। पुलिस डिपार्टमेंट का काम यह था कि कोई घर से बाहर ना निकले, व्यर्थ ना निकले, किसी अर्जेंट काम से ही बाहर निकले। तो हमको क्या कर दिया था, घर में हमें अपने ही घर में कन्फाइन कर दिया था। क्या कर दिया था, कन्फाइन कर दिया था। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, यही मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। हमको अपने घर में कन्फाइन कर दिया, मतलब हमको अपने घर में कैदी की जैसे बांध कर रख दिया। तो कन्फाइन का अर्थ क्या हुआ, किसी को लिमिट कर देना, सीमित कर देना कि आप केवल यही रहोगे, इससे बाहर नहीं जा सकते, किसी की सीमा निर्धारित करना इज कॉल्ड कन्फाइन। तो अब इसको कहानी से कैसे याद करोगे, देखिए, कौन, C1 से कौन, फाइन, फाइन जानते हो, फाइन का मतलब होता है किसी पर फाइन लगाना, चार्ज लगाना। तो कई लोग जो बाहर निकले उन पे चार्ज भी लगा था। लास्ट लॉकडाउन में जो लोग बाहर निकले थे उन पे पुलिस वालों ने फाइन लगा दिए थे। और कुछ लोग ऐसे थे, अरे कौन लगाएगा फाइन, हमारे कौन है जो हम पे फाइन लगा सकता है, किसकी हिम्मत है जो हम पे फाइन लगा दे। तो कौन फाइन लगाने वाला है, कौन फाइन लगाने वाला है, कौन फाइन, इसको ऐसे याद रखो। तो लिमिट करना, सीमित करना किसी को, यानी किसी को सीमित करना, या फिर बांधना, किसी को किसी चीज से बांध देना कि तुम यही रहोगे, इससे बाहर नहीं जा सकते। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, एक तो हो सकता है रिस्ट्रिक्ट, किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना कि आप बस इसी सीमा में रहोगे, या उसे लिमिट कर देना, उसकी सीमा निर्धारित कर देना, या उसे सरकम सर्कमस्क्राइब। बच्चों सर्कमस्क्राइब का मतलब सीमा में निर्धारित करना, या फिर कह सकते हैं अपन बाउंड, BOUND। तो इसके 4 सिनोनिम्स हो गए, रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना, एंड देन सर्कमस्क्राइब करना, एंड देन बाउंड करना। तो वी हैव डन 4 वर्ड्स, पेविश जिसके ये सिनोनिम्स हैं, एंड डिसेंडेंट्स जिसके ये सिनोनिम्स हैं, अपीज, पेविश, पिलविश, डिसेंडेंट, अग्रज, अपीज, एप्पल से किसी को शांत किया आपने, खुश किया, और कन्फाइन, कौन लगाएगा मेरे ऊपर फाइन, लॉकडाउन में हमको कन्फाइन कर दिया था लॉकडाउन के अंदर। तो इस तरह से हमारे 4 वर्ड्स और हो गए, और उसके सिनोनिम्स हो गए बच्चों, 4 वर्ड्स और उसके सिनोनिम्स। इस तरह से मैं आपको टोटल 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स करवा रहा हूं, यानी वर्ड भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स। आपको वर्ड्स भी याद करने हैं और उनके सिनोनिम्स भी याद करने हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, 9th वर्ड है हमारा, 9th वर्ड है ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल। ना इस ट्रैंक्विल को कैसे याद करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए, इसका मतलब होता है शांत, बहुत शांत माहौल है कहीं का, वो ट्रैंक्विल है। कैसे याद करेंगे इसको, देखो, इसको जोड़ेंगे हम ट्रेन से। किससे जोड़ देंगे, ट्रेन से। अब सोचो ट्रेन से कैसे जोड़ेंगे, अरे किसी से भी, आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी कहानी जोड़नी है कि मैं जो कहानी बताऊं केवल उसी से, आप अपनी वाली कहानी से भी जोड़ सकते हैं। मैं ट्रेन से जोड़ के बताता हूं। देखिए, कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ तो क्या उस समय ट्रेन चली, शुरुआत में नहीं चली, लेकिन उसके कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद ट्रेन चलना शुरू हो गई थी। लेकिन क्या उसमें लोगों ने सफर करना शुरू किया, शुरुआत में नहीं किया, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पैसेंजर्स को बैठना था। तो उस समय क्या था, ऐसा लगता था ट्रेन बहुत शांत है, एक डिब्बे के अंदर 1 या 2 लोग बैठे होते थे, तो ऐसा लगता है ट्रेन बहुत ट्रैंक्विल है, ट्रेन बहुत ट्रैंक्विल है। मैंने इसको ट्रेन से कैसे जोड़ा, क्योंकि इसकी शुरुआत में TRAN लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो इसको ट्रेन से जोड़ते हैं। ट्रेन बहुत ट्रैंक्विल थी लॉकडाउन के दौरान, इस वजह से मैंने इसको जोड़ा ट्रेन से, ट्रैंक्विल, शांत ट्रेन। इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा सीरीन या क्वाइट। क्वाइट भी हो सकता है, सीरीन भी हो सकता है, या मैं कह सकता हूं प्लेसिड। प्लेसिड, सीरीन एंड क्वाइट, इन तीनों का मतलब क्या होता है, शांत। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रेजिड्यू, RESIDUE। ना रेजिड्यू का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखिए, इसको रेजिडेंस से याद रखो। आप किससे याद रखो, रेजिडेंस, रेजिडेंस। देखिए कैसे, रेजिड्यू का मतलब बताता हूं क्या हुआ है। इसका मतलब होता है बचा हुआ, बचा हुआ, या फिर तलछट,
तलछट। जैसे आप कुछ पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, तो कोल्ड ड्रिंक एक बोतल में से पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसमें कुछ थोड़ी बहुत बच जाती है, काफी देर हो गई पीते हुए, थोड़ी बहुत उसमें बच गई। अब जो बची हुई है ना, वो आपको पीने में टेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि वो गर्म हो चुकी है, तो आप क्या करें, उसको फेंक देंगे बोतल को। तो उसमें जो थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक बची हुई है नीचे, वो क्या है, वो तलछट है। क्या है, तलछट। तल का मतलब पेंदा, बॉटम, बॉटम में जो बचा है उसको तलछट बोलते हैं। या जो बची हुई कोल्ड ड्रिंक है थोड़ी बहुत, तो उसको बोलते हैं रेजिड्यू। क्या बोलते हैं उसे, रेजिड्यू। अब रेजिडेंस से इसको कैसे याद रखोगे, चलिए बताता हूं। देखो, पुरानी सभ्यताएं अभी भी बची हुई हैं। पुरानी सभ्यता हजारों सालों, हजारों लाखों सालों पहले इस धरती पर लोग रहते थे। अब उनके कुछ अवशेष ही बचे हैं यहां पर। क्या बचे हैं, अवशेष। उनके बाकी बची हुई चीजें जमीन में गड़ी हुई है, जिनको खोद खोद कर निकाला जा रहा है मोहनजोदाड़ो में। तो वो उनके जो अवशेष हैं, उनके रेजिडेंस के अवशेष हैं। किसके, रेजिडेंस, उनके वो कैसे रहते थे, क्या काम करते थे, तो उनको जो निवास स्थान, रेजिडेंस के कुछ बचे हुए अवशेष हैं। तो उसको ऐसे याद रखो, रेजिड्यू को रेजिडेंस, किनके, प्राचीन सभ्यताओं की ना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, देखते, सिनोनिम्स होंगे रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब बचा हुआ, या फिर आप कह सकते हो डेब्री, DEBRIS। डेब्री जानते हो क्या होता है, जैसे मतलब भूकंप आया बहुत तेज, और उस भूकंप में जो मकान थे वो ढह गए। मकान ढहने के बाद जो मकान के जो अवशेष बचते हैं, पत्थर वगैरह, उनको बोलते हैं डेब्री। क्या बोलते हैं उनको, डेब्री। मकान का ढेर डेब्री कहलाता है, रिमेन्स, बचा हुआ। या फिर मैं कह सकता हूं एशेज। एशेज का मतलब राख होती है, लेकिन कैसी राख समझिएगा। किसी व्यक्ति को जब मर जाता है तो उसको जलाया जाता है शमशान ले जाकर, शमशान में उसको जलाया जाता है, फिर बाद में उसकी क्या बचती हैं, एशेज। उन एशेज को एक बर्तन में रखकर फिर गंगा में उनको क्या क्या विसर्जित किया जाता है। तो एशेज का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति को जलाने के बाद जो राख बचती है, उसका बचा हुआ, कि अब वो व्यक्ति नहीं बची, राख बची है उसकी। तो एशेज का मतलब किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसको जलाने के उसको बचा हुआ हिस्सा एशेज कहलाता है। या मैं कह सकता हूं रबल। क्या कह सकता हूं, रबल। रबल भी होता है, रबल भी डेब्री होता है। रबल का मतलब भी डेब्री। मकान ढह गया, मकान ढहने के बाद जो उसके पत्थर कंकड़ वगैरह पड़े हैं, उनको रबल कहा जाता है। या फिर मैं कह सकता हूं रुइंस, RUINS, रुइंस। रुइंस का मतलब खंडर। जैसे आप अगर कभी अजबगढ़ भानगढ़ एक जगह है, अगर वहां जाओ तो वहां पर आपको पुराने किले, पुराने महलों के क्या बचे हैं, रुइंस बचे हैं, बस खंडहर बचे हैं। क्या बचे, खंडहर। तो रुइंस, बचा हुआ, तलछट, इसके सिनोनिम्स हो गए। अब आते हैं हमारे पास 11th वर्ड, देखिए क्या है। द 11th वर्ड इज क्वेल। अब क्वेल का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्वेल का मतलब होता है दमन करना, किसी चीज को कुचल देना। जैसे जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, आजादी से पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो जब भी कोई क्रांतिकारी, कोई क्रांतिकारी क्रांति लाता था या कुछ भी करता था, तो अंग्रेज जो थे ना, उनका दमन करते थे, उनको कुचल देते थे, उनके उस क्रांति को। तो क्वेल का मतलब होता है किसी चीज को कुचल देना, किसी का दमन करना। दमन करना, दमन करना, या फिर उसे कुचलना क्या कहलाता है, क्वेल कहलाता है। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे, एक तो सप्रेस, सप्रेस कह सकते हैं, या फिर स्क्वैश कह सकते हैं, स्क्वैश करना उसे, या फिर उसे क्रश करना। क्रश मतलब कुचल देना, क्वैश का मतलब भी ऐसे कुचल देना उसको, या सप्रेस मतलब ऐसे दमन करना, दबा देना उसे। या फिर मैं कह सकता हूं सबड्यू, सबड्यू करना उसे, सबड्यू कर देना। तो सप्रेस, स्क्वैश, क्रश, सबड्यू। देखिए इन तीनों वर्ड्स एस से शुरू हो रहे हैं। किससे शुरू हो रहे हैं, एस से। सप्रेस, स्क्वैश एंड सबड्यू। ये सी से क्रश और ये क्वेल। क्वेल का मतलब दमन करना, कुचलना। चलिए अब आते हैं हमारे 12th वर्ड की ओर। व्हाट इज द 12th वर्ड, लेट अस सी। 12th वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार एग्जाम्स में देखा इसे, मेनी टाइम्स इन द एग्जाम। देखिए इसका वर्ड क्या है, हैजार्ड। हैजार्ड। आपने कभी अगर आप अगर कभी किसी बिजली विभाग में कहीं पे गए हो, या घर में किसी बड़ी बिल्डिंग में आपने बिजली का सर्किट देखा है, तो वहां पे हैजार्ड लिखा होता है। क्या लिखा होता है, हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब खतरा। क्या होता है,
खतरा, खतरा, ठीक है। अब खतरे को और क्या कह सकते हैं? डेंजर कह सकते हैं, या फिर मैं पैरिल कह सकता हूं, PERIL, पैरिल, या डेंजर, पैरल, या मैं कह सकता हूं थ्रेट। थ्रेट का मतलब भी खतरा होता है, या मैं कह सकता हूं मेनेस, MENACE। वैसे थ्रेट का मतलब धमकी भी होता है, थ्रेट का अर्थ धमकी होता है, लेकिन मैं यहां पे इसको एज अ खतरे के रूप में ले रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ, धमकी खतरा होता है नहीं होती? होती है। आपको अगर कोई धमकी दे, आप किसी को धमकी दे रहे हो, तो आप उसके लिए क्या बन रहे हो? खतरा, ठीक है, समझ गया? तो मेनस और थ्रेट, इन दोनों का मतलब धमकी होता है। वैसे तो थ्रेट का मतलब भी, मेनस का मतलब भी, पर मैं इसको डेंजर का सिनोनिम मान सकता हूं। मैं रिस्क भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? रिस्क। तो ये मैंने कुछ आपको वर्ड्स करवाए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट लगभग हर एग्जाम में, ये मेरा आपसे वादा है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ये वर्ड निश्चित रूप से आपके कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अंदर। अभी मैंने आपको ओनली सिनोनिम्स पढ़ाए, मे भी आपको ये एंटोनिम्स में भी काम आ सकते हैं। तो ये 50 वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से याद करना। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, वर्ड्स को या वोकैबुलरी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि आप मेरी जो क्लास है या कोई भी क्लास आप किसी से पढ़ते हो, मुझसे पढ़ते हैं या किसी और से पढ़ते हैं, तो आप उस क्लास को, आप एक ईयरफोन लीजिए अपना और उसको कान में लगाइए और आराम से उस क्लास को सुनते जाइए, बार बार सुनो उसको। ये मेरा टेस्टेड फॉर्मूला है। जब भी मुझे कोई चीज पढ़नी होती है, याद करनी होती है, तो मैं उसको एक बार देख लेता हूं उसको यूट्यूब पे, फिर उसको मैं क्या करता हूं, उसको ईयरफोन लगाया और उसको बैठा बैठा उसको सुनता रहता हूं। सुनने से क्या होता है, बार बार सुनने से वो चीज मुझे याद हो जाती है, हमेशा के लिए दिमाग में घूमती है, क्योंकि ईयरफोन सीधा यहां अटैक करते हैं, आपको और कुछ नहीं सुनाई देता। तो जब भी आप फ्री हो, इवनिंग में, दोपहर में, कभी भी ईयरफोन लगाइए और बार बार इन वर्ड्स को रिपीट कीजिए, रिपीटेडली इनको सुनिए। आपको ये वर्ड्स हमेशा लिए 50 वर्ड, 50 वर्ड्स हैं, ये हमेशा 50 वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। आज की क्लास में मैंने कोशिश की आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स देने की, और रेगुलर क्लासेस को देखिए बच्चों, रेगुलर, अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना है। डू नॉट क्विट अंटिल यू गेट योर गोल। जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती ना, तब तक हमें रुकना नहीं है। बीच में थोड़ा सा गैप आ सकता है, कोई बात नहीं, बीच में हो सकता है जो रेल है वो पटरी से उतर जाए, कोई बात नहीं, फिर से उस रेल को पटरी पर चढ़ाओ, फिर से मेहनत करो और लग जाओ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो ये क्लास, आज की ये क्लास शुरू हो गई बच्चों। मेरी कोशिश होगी कि ये इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस चलती रहें। और क्लासेस बच्चों, एक बात और, आप अपना फीडबैक देते रहा करो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालते रहा करो कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, आप कुछ किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर क्लास चाहते हो या वीडियो चाहते हो, तो वो भी मैं आपके लिए बना के लाऊंगा। बस कमेंट बॉक्स में अपने प्यार को देते रहिए, अपना प्यार उड़ेलते रहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। इसी नोट पर इस क्लास को फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और नए वर्ड्स के साथ। अगली क्लास में बच्चों या तो इडियम्स के ऊपर बनाऊंगा, या वन वर्ड्स के ऊपर बनाऊंगा, या स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर बनाऊंगा। कुछ ऐसी क्लास लेके आऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। डोंट वरी, मैं जब तक हूं ना, तब तक आप अपने आप को कमजोर नहीं समझना इंग्लिश के अंदर। आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने का और धांसू करने का जिम्मेदार मेरा है। इसी नोट के साथ फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जज्बे के साथ, नए वर्ड्स के साथ। तब तक शब्बा खैर, बाय बाय, गुड नाइट।